डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन से लाइफ स्पैन ये क्या होता है? पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। मतलब किसी भी जीव का उसके जन्म से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक का जो भी टाइम होता है, जो भी वो टाइम पीरियड स्पेंड करता है अर्थ के ऊपर, उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। नॉट कोरिलेटेड विद दियर साइज, ये साइज के साथ कभी भी संबंध नहीं खाता है। जैसे कि क्रो एंड पैरेट, जो कौवे और जो तोते हैं, वो क्या होते हैं, एक जैसे आकार के होते हैं वैसे तो साइज में। तो इसी प्रकार से जो मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री है तो दोनों पेड़ ही एक ही साइज के होते हैं लगभग, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग पाया जाता है, जो हम नेक्स्ट वीक में भी देखेंगे। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अनस्वर नहीं है, मतलब डेथ सबकी होती है। और केवल जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जरूर ऐसा माना जाता है कि जैसे वो एक सेल के बाद 2 सेल बनेंगी, 2 से आगे 4 सेल बन जाती हैं, तो उसमें कोई पुराना जीव और डेथ नहीं होती उसकी, वो आगे के आगे नए नए जीव बनाता रहता है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, एक जैव प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही मिलते जुलते ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करता है। ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर इन टर्न्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे हैं वो आगे जाके फिर ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, और उसके बाद फिर आगे जाके एक नए जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ, तो जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लाइफ स्पैन है वो क्या मान सकते हैं हम? बर्थ जब होती है उसकी शुरुआत में, उसके बाद ग्रो करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो रिप्रोडक्शन है क्या करता है, जो स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं, उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बनाए रखने में मदद करता है। मान लो रिप्रोडक्शन ना हो तो स्पीसीज हैं, उनके एक लास्ट इंडिविजुअल है वही सर्वाइव कर पाएंगे, उसके बाद तो नए ऑर्गेनिज्म तो आएंगे नहीं। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है, जो वंश बेल है उसको चलाए रखने में मदद करता है किसी भी स्पीसीज की। तो 2 टाइप का होता है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, जब बच्चों को, ऑफस्प्रिंग्स को केवल एक सिंगल पेरेंट ही प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जिसके अंदर कोई गैमेट नहीं बनेगा। जो गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। तो यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी, एक सिंगल पेरेंट है वही रिप्रोडक्शन करता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं जिनके सेक्स अपोजिट होते हैं, मेल एंड फीमेल, और वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं। उनके अंदर गैमेट बनते हैं मेल एंड फीमेल, वो गैमेट फ्यूज करते हैं जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फिर जायगोट बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिन जीवों में देखने को मिलती है वहाँ पे वेरिएशंस भी काफ़ी पाई जाती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग रिप्रोडक्शन, तो कौन से फैक्टर हैं जो कि रिप्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं? ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है, जो वो कहाँ पे रहता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, अंदर के जो ऑर्गन है उसके कैसे काम करते हैं। देर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ड, हमको पता है कि जो बायोलॉजिकल वर्ड है, जो जीवित वर्ल्ड है, जो संसार है, उसके अंदर अलग अलग पाई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, तो प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास अपने अपने अलग अलग उसने मैकेनिज्म है, अलग अलग प्रक्रिया उसने विकसित की हैं इवोल्यूशन के टाइम में। किस चीज़ की मैकेनिज्म? ताकि वो अपनी संख्या को बढ़ा सके, मल्टीप्लाई कर सके, एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और वो अपनी ऑफस्प्रिंग्स है उनको प्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए ऑर्गेनिज्म टाइम टू टाइम नई नई जो मैकेनिज्म है वो अपने अंदर विकसित करता रहता है। उसके बाद है जो लाइफ स्पैन हमने डिस्कस किया था, वो हम देख सकते हैं। कुछ लाइफ स्पैन हमने याद रखने हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, कुछ खालिस्तान कुछ बार अभी रखे हैं, वही है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। जैसे जो काऊ है वो 18 से 22 साल तक जीवित रहती है। एलिफेंट है जो 60 टू 70 ईयर तक जीवित रहता है। टोरटोइज है वो 80 से 120 साल तक जीवित रह सकता है।
उसके बाद जो बटरफ्लाई है वो 18 से 8 से 12 महीने तक मतलब 1 साल तक जीवित रह सकती है। जो ये बनाना का ट्री है वो 10 से लेकर 15 साल तक जीवित रह सकता है। मक्खी है वो 28 दिन तक जीवित रह सकती है, 1 महीने तक। हम समझ सकते हैं रैंडम एक। और जो हमने क्रो और पैरेट की बात कर रहे थे, जैसे दोनों का साइज लगभग एक ही जैसा होता है, दोनों पक्षी हैं, लेकिन जो क्रो है वो 10 से 22 साल तक ही जीवित रहता है, जबकि जो पैरेट है वो 80 से 150 साल तक भी। देखो कोई कंपैरिजन, हालांकि इनके साइज तो एक जैसे हैं, लेकिन जो लाइफ स्पैन है वो दूर दूर तक भी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। मतलब बहुत ही ज्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है, पैरेट का। इसी प्रकार से कुछ कोनिफेरस फोरेस्ट होते हैं, शंकुधारी वृक्ष, उनके जो लाइफ स्पैन है वो 100 से 200 साल तक रह सकते हैं। रोज है 5 से 7 साल तक मतलब एग्जिस्ट करता है इसका प्लांट। और जो क्रोकोडाइल है वो 70 से 100 साल तक जीवित रहता है। तो अलग अलग जीवों के अलग अलग लाइफ स्पैन पाए जाते हैं। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब एक ही पेरेंट, ये यूनिपेरेंटल हम बोल सकते हैं इस प्रोसेस को। ऑफस्प्रिंग नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। जो भी मतलब ये पेरेंट ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा तो वो ऑफस्प्रिंग आपस में मेल नहीं खाते हैं, बल्कि अपने पेरेंट्स के भी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। एक एक चीज बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, कोई वेरिएशन का वहां पे सवाल ही नहीं उठता, कोई विभिन्नता ही नहीं आएगी। टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लोन क्या होते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं इंडिविजुअल्स की। तो क्लोन वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है जो कि बाहर से भी देखने से एक जैसे हो, और जेनेटिकली का मतलब उनके जो जीन है, जो उनका क्रोमोसोम है, वो भी बिल्कुल एक जैसा होता है। एग्जाम्पल है जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो, और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं, बिल्कुल जिनकी मतलब इंटरनल ऑर्गन है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, तो उनमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉमन होता है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेराज, प्रोटिस्टा और मोनेराज ये किंगडम होते हैं अलग अलग, जो 5 किंगडम सिस्टम में दिए गए थे। तो ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे हमने जो 11th क्लास है उसमें देखा है, अलग अलग जो सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, जो कि जब भी सेल डिवाइड करती हैं तो क्रोमोसोम नंबर वो सेम रहते हैं। तो जो प्रोटिस्टा और मनेरा है, इनके अंदर माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है, उसी से नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और सेल डिवीजन को ही हम इसमें क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं होती, जैसे सेल डिवाइड होती हैं, जैसे बड़े जीवों में तो सेल नॉर्मली डिवाइड होती रहती हैं, जैसे कि नई सेल बनती हैं, पुरानी सेल डेड हो जाती हैं, तब टिश्यू रिपेयरिंग होती है। लेकिन ऐसे जीवों में जैसे ही पुरानी सेल डिवाइड होती हैं, नया जीव, नई जो सेल बनती हैं, वही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं आगे। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन जैसे हमने देखा है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड का होता है, और जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखा है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे फीजन, फीजन के अंदर सेल डिवीजन होता है, ये 2 प्रकार का हो सकता है, बाइनरी एंड मल्टीपल। उसके बाद बडिंग, जो हाइड्रा ईस्ट में देखने को मिलता है, जिसमें एक मकुलन निकलता है, बड निकलता है प्लांट बॉडी से, मैच्योर होता है यंग ऑफस्प्रिंग में। फ्रैगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे फंगस के अंदर अलग अलग जो बेसिडियो कार्प वगैरह, बेसिडियो स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, जू स्पोर्स, एप्लाइनोस्पोर्स, अलग अलग स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ज्यादातर ये फंगस में पाया जाता है। रीजनरेशन में क्या होता है, यदि हम किसी भी प्लांट को एक अलग अलग भाग में काट देते हैं तो वो अपना एक नया भाग विकसित कर लेता है, जो भाग उसके पास नहीं होता। तो रीजनरेशन प्लेन एरिया में पाया जाता है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अलग अलग प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि जो प्लांट रूट, स्टेम, लीव से अपने नए ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है, जिसमें सीड के अलावा किसी भाग से जो प्रोड्यूसिंग होती है नए ऑफस्प्रिंग की। उसके बाद फीजन एंड बडिंग देखते हैं सबसे पहले हम इस स्लाइड में। बाइनरी फीजन क्या होता है, व्हेन ए सेल डिवाइड इनटू टू हाफ, जब कोई भी सेल 2 इक्वल हाफ में टूट जाती है, और जो प्रत्येक हाफ है वो आगे बहुत तेजी से ग्रो करके एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी फीजन है वो पाया जाता है, बाइनरी फीजन। और ये अलग अलग प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मल्टीपल फीजन ये क्या होता है, जिसके अंदर एक सेल है वो ज्यादा सेल्स में डिवाइड होती है, इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे इंसिस्टेशन। ये क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती अमीबा के, तो वो क्या करता है, अपने सूडोपोड या जो फाल्स फिट होते हैं अमीबा के बाहर, जो उसको फूड कैप्चर वगैरह में मदद करते हैं,
उनको वो अंदर की तरफ खींच लेता है, अपने शरीर के अंदर लेके चला जाता है और उसके ऊपर 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनती है, एक मजबूत परत बन जाती है 3 लेयर की बनी हुई, जिसको सिस्ट बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन से इसको बचा के रखना। स्पोरुलेशन क्या होता है, जैसे ही ये अनफेवरेबल कंडीशन खत्म होती हैं और फेवरेबल कंडीशन आती हैं, तो जो एंसेस्टेड अमीबा है ये मल्टीपल फ्यूजन से ग्रो करता है, डिवाइड करता है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा एंड सूडोपोडियोस्पोर्स। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे अमीबा या फिर उन्हीं को हम सोडियोपोर, क्योंकि उनके पास सूडोपोडिया होते हैं, सूडोपोडियोस्पोर, तो उनको ये पैदा करता है। और जैसे ये सिस्ट वाल थी जो ऊपर बनी थी 3 लेयर्ड थिक वाल, वो जैसे ही बरस्ट मतलब फूटती है, वो टूटती है बीच में से, तो उससे क्या होगा, जो स्पोर्स हैं वो अपने आसपास के मीडियम में फैल जाते हैं और बहुत सारे अमीबा हैं वो बन के बाहर निकलते हैं। उसके बाद है बडिंग। बडिंग क्या है, डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बड्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें डिवीजन है वो अनइक्वल होता है, एक बड़ा बड मिले, एक बड़ी स्ट्रक्चर मिले, एक छोटा बड है वो साइड में निकलता है। दैट रिमेन्स अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल। जो शुरुआत में तो पेरेंट सेल के पास ही अटैच रहता है, लेकिन बाद में जैसे ही वो मैच्योर होता है तो वो सेपरेट हो जाता है वहां से और एक नया ऑर्गेनिज्म है वो बनाता है। जैसे यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है, जो खमीर होता है जो अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज की जाती है, यीस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग है वो देखने को मिलता है। उसके बाद है जो बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे अमीबा है, ट्राइपेनोसोमा है, फ्लैजलेट्स होते हैं कुछ यूग्लिना टाइप के ऑर्गेनिज्म, और पैरामीशियम। इनके अंदर अलग अलग प्रकार का जो बाइनरी फिजन पाया जाता है। जैसे एक सेल है यहाँ पे 2 में डिवाइड हो रही है, ट्राइपेनोसोमा है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, 2 बन रहे हैं एक से। इसी प्रकार से यूग्लिना है वो 2 बन रहे हैं यहाँ पे, तो जिसमें लेंथ वाइज डिवीजन होता है। जैसे यूग्लिना की लेंथ वाइज, इस लेंथ वाइज डिवीजन हुआ है, यहाँ पे ट्राइपेनोसोमा में भी लेंथ वाइज डिवीजन हुआ है, यहाँ पे तो इरेगुलर डिवीजन है, अमीबा तो कैसे भी डिवाइड कर सकता है। तो 2 प्रकार का डिवीजन होता है, एक तो लेंथ वाइज जिसको लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन बोलते हैं, और एक होता है ट्रांसवर्स साइड। जैसे इसमें जो पैरामीशियम में ट्रांसवर्सली जो फ्यूजन हो रहा है तो इसको हम ट्रांसवर्स फ्यूजन बोलते हैं। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे एक जो कोई भी स्ट्रक्चर है उससे काफ़ी सारी जो डॉटर सेल्स हैं वो बनती हैं। जैसे जो हमने इंसिस्टेशन देखी थी तो इसमें एक सिस्ट वाल बनती है, अंदर वो काफ़ी सारे जो स्पोर्स हैं वो बनते हैं और ये बाद में जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। किसके अंदर पाया जाता है, ये स्टेनेरिया के अंदर भी मिलता है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, इसी प्रकार से जो फिजन है मल्टीपल फिजन वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनती है और लास्ट में अलग अलग जो छोटे छोटे जो ऑफस्प्रिंग है वो बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं वो अराइज होते हैं, डाटर सेल्स वो बाहर निकलते हैं और एक जो ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी सारी सेल्स है वो बाहर निकालता रहता है, किसके अंदर, प्लेक्टोमाइसीज के अंदर, प्लेक्टोमाइसीज। उसके बाद है बडिंग, जो हाइड्रा में बहुत कॉमनली पढ़ी जाती है। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक ही जगह पे पेड़ जैसा दिखाई देता है वैसे तो ये टेंटेकल होते हैं इसके। तो एक बड निकलता है स्टार्टिंग में, वो बड छोटे हाइड्रा में डेवलप होता है और जैसे ही वो लगभग मैच्योर होने के कगार पे होता है तो वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग होके अपना एक नया वजूद है वो बना लेता है। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है इनके अंदर, जो स्पेशली क्या करती हैं, जब भी कहीं जर्मिनेट करेंगी तो नया ऑर्गेनिज्म वो बना लेती हैं, बीज बनते हैं। जूस्पोर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। तो जूस्पोर्स क्या होते हैं, ये मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोस्कोपिक मतलब इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में इनको देखा जा सकता है और इनके पास फ्लैजला होता है जिसके द्वारा ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कुछ दूसरी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जैसे कोनिडिया है, पेनिसिलियम में पाया जाता है, बर्ड्स हाइड्रा में बडिंग भी होते हैं और ये कई बार छोटे बर्ड्स हैं, कई बार तो मैच्योर होने तक चिपके रहते हैं, उसको तो बडिंग बोलते हैं, लेकिन कई बार ये बड एकदम से अटके कहीं दूसरी जगह जाके जर्मिनेट करता है, तो हाइड्रा में भी स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। गैम्यूल्स स्पंजिज में देखने को मिलते हैं जो कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर आते हैं, छोटे छोटे स्पिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो हम डायग्राम में भी देखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये प्लांट्स के द्वारा किया जाता है और प्लांट पार्ट्स कौन से पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, सीड को छोड़ के सारे, मतलब जैसे स्टेम है, लीव्स हैं, रूट्स हैं, किसी भी भाग से नया पौधा है वो बन सकता है और उन भागों को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो काफी सारे हम जो पिक हैं वो देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की। इन प्लांट्स पौधों के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे रनर्स हैं, राइजोम्स हैं,
सक्कर हैं, ट्यूबर हैं, ऑफसेट हैं और बल्ब्स हैं। तो ये काफ़ी सारी जो स्ट्रक्चर हैं हम पिक में देखेंगे कि इस प्लांट में कौन सी स्ट्रक्चर बनती हैं। और जो ये अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स हैं, ये क्या करती हैं, जब भी जर्मिनेट करती हैं तो नया ऑर्गेनिज्म है वो बना देती हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में पार्टिसिपेट करे उसी को वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे हम स्पोर फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो ब्रेड पे जो फंगस लग जाते हैं तो उसको राइजोप्स बोलते हैं, और राइजोप्स के ऊपर एक स्पोरेंजिया होती है, बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर, उसमें से काफ़ी सारे स्पोर्स निकलते हैं। और जब ये स्पोर कहीं भी जगह पे गिरेंगे तो वो जर्मिनेट होकर इसी प्रकार से एक नई जो फंजाई है वो बना लेते हैं, जिसको ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमने स्पोर देखा है पेनिसिलियम के अंदर जो कोनेडिया बनते हैं, ये कोनेडिया की स्ट्रक्चर है, बॉल जैसी स्ट्रक्चर, और ये कोनेडिया की क्या है, बॉडी है। तो कोनेडिया के टिप वाले पोर्शन पे छोटे छोटे स्पोर बनते हैं जिसको कोनेडिया स्पोर्स भी बोलते हैं। पेनिसिलियम की स्ट्रक्चर है वैसे। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे एंजियोस्पोर्स के अंदर पाई जाती हैं ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स है जैसे रनर्स हमने देखा था, तो वो इस प्लांट में पाया जाता है। जो ये वैसे एनसीईआरटी के पिक हैं, तो एनसीईआरटी में जो काफ़ी डिटेल में इनकी, यदि यहाँ पे कुछ लेटर वगैरह ना समझ में आए तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं, जैसे रनर्स हैं, राइजोम्स हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्ट प्रोपिग्यूल्स होती हैं। जैसे जिंजर में होता है, अदरक में राइजोम्स, सक्कर्स होता है, कराइजियो थीम थैमिम में कराइजो थैमिम के अंदर होते हैं सक्कर्स, और जो बल्लभ है ओनियन में होता है, और बल्लभ साथ में लिलियम में भी हो सकता है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किया जाता है। जैसे पोटैटो के अंदर ट्यूबर्स होते हैं, बुलबिल अगेव में होता है, और एक्सिलरी बुलबिस होते हैं। इसी प्रकार से प्लांट है बुलबरी फेरा के अंदर, और ऑफसेट किसके अंदर पाए जाते हैं, वाटर आई कंथ के अंदर। और जो ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम के अंदर जो लीफ बड्स हैं उनसे एक छोटे छोटे प्लांटलेट निकलते हैं, और वो प्लांटलेट नया पौधा बनाते हैं। तो ये ब्रायोफाइलम का है, क्या है, लीफ बड वो सोख रखे हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं पत्तों के किनारे से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स की स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट स्पीसीज फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एग्जांपल है हाइड्रा। तो हाइड्रा में बडिंग भी मिल रही है, स्पोर फॉर्मेशन भी मिलती है, और साथ में फ्रेगमेंटेशन भी मिल सकती है। तो इसमें बॉडी क्या है, एक कंप्लीट बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और प्रत्येक जो टुकड़ा है वो अडल्ट ऑफस्प्रिंग को बनाने की कैपेसिटी रखता है। टेरर ऑफ बंगाल, जो कि दो बारी हम 12th क्लास में इसको पढ़ते हैं, एक बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में, एक बिल्कुल लास्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में क्या पढ़ा जाता है कि ये रिप्रोडक्शन करता कैसे है। ड्यू टू एक्वेटिक प्लांट वाटर आइकंथ विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेंसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग व्हेनेवर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर। तो ये खड़े पानी में ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी खास बात क्या होती है कि ये दूसरी जगह से आया हुआ प्लांट है, किसी दूसरे देश से, कुछ दूसरी जगह से इसने मतलब बाहर से आके घुसपैठ की है। इन्वेसिव का मतलब होता है घुसपैठ करना, मतलब जो अपने इंडिया का नहीं है, बाहर की स्पीसीज है। अब जब ऐसी स्पीसीज इंडिया में आ जाती हैं, इन्वेसिव स्पीसीज, तो उनका जो नेचुरल प्रेडिएशन है वो नहीं मिलती है, मतलब उनको शिकार करने वाले जीव नहीं होते हैं जो इनको खास के इनकी संख्या को कंट्रोल कर सकें, जिसकी वजह से ये संख्या बहुत स्पीड से बढ़ती रहती है। इनकी आसपास की जो लोकल स्पीसीज है उनको खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये वाटर से ऑक्सीजन को खींचना शुरू कर देते हैं, सारी ऑक्सीजन को हजम कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीसीज हैं उनके लिए सर्वाइवल का खतरा हो जाता है, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो जो ये हम पिक भी देखेंगे इसकी, तो इसको इंडिया में किसी वजह से लेके आ गया है, इसके पत्ते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं, उसके मतलब दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, और जो फ्लावर हैं वो भी ब्यूटीफुल होते हैं। Propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in short period of time. It is very difficult to get rid of them. तो क्या होते हैं ये, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, मतलब फ्रेगमेंटेशन भी होता है इनके अंदर, अलग अलग जो ब्रांच वगैरह होती हैं उनसे भी नए नए प्लांट बनते रहते हैं, ऑफसेट वगैरह भी बनती हैं। तो जिसकी वजह से ये थोड़े से समय में ही बहुत ज़्यादा नंबर में फैल जाते हैं, और इनसे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एडवेंशियस बर्ड्स। तो एडवेंशियस बर्ड्स भी कुछ अलग स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे पिक हम देख भी चुके हैं वैसे। जैसे बर्ड्स आई बोलते हैं जिसको, पोटैटो ट्यूबर में होती हैं ये, फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर।
तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर जिनकी हम पिक पहले देख चुके हैं। और 1 मार्क क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेल्स इन बनाना क्या होता है, तो राइजोम्स होते हैं, जिंजर में भी राइजोम होते हैं। तो इनसे क्या होता है, न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट अराइज फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट। तो ऐसे प्लांट में एक स्पेशल नोड होती है, एक गांठ सी होती है, कहाँ पे, जो प्लांट के अंदर जो नोड वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे जो इंटरनोड आके कनेक्ट होती हैं, तो वो उस जगह से नए प्लांट हैं, पहले तो वहाँ पे रूट्स निकलेंगी और रूट से फिर नया प्लांट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसे शुगर केन वगैरह होता है जिसमें स्टेम कटिंग से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, रोज के अंदर भी। व्हेन नोड्स कम इन कांटेक्ट विद डैम्प सॉइल, जैसे ही गिल्ली मिट्टी के कांटेक्ट में आएगी ये नोड, तो इसमें रूट्स आ जाती हैं और नया प्लांट्स बन जाता है। इसी प्रकार से जो एडवेंसियस बर्ड्स हैं, नोच नोच का मतलब होते हैं किनारे, किनारों पे कुछ मतलब उभार से होते हैं, नोच उनको बोलेंगे। जो पत्ते होते हैं ब्रायोफाइलम के, जो कि दीवारों पे कई बार हम लगा देते हैं, तो इनके कांटे वगैरह भी होते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं। और ये फ्लावर भी इनके व्हाइट और पिंक कलर के आते हैं, काफी जगह पे देखने को मिलते हैं, पिक भी देखेंगे इनकी। तो ब्रायोफाइलम क्या करता है, इनके जो लीफ होते हैं वो काफी उनके जो मार्जिन है, मार्जिन पे ऊपर कुछ नोचीज वगैरह पैदा हो जाती हैं, जो कि बाद में नए नए प्लांटलेट्स उनको बनाती हैं। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लोइटेड बाय द गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट। ऐसे पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए, मतलब इन टेक्निक को थोड़ा सा एक्सप्लोइट का मतलब ज़्यादा यूज किया जाता है, कि इनके द्वारा गार्डनर्स मतलब जो माली होते हैं और जो फार्मर किसान होते हैं, जो कि मतलब कमर्शियली पर्पज के लिए इनको ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं। उसके बाद है जो फ्रेगमेंटेशन है, स्पाइरोगैरा में होता है, जिसके अंदर एक स्पाइरोगैरा की बॉडी है वो 3 फ्रेगमेंट्स में टूट गई है और तीनों फ्रेगमेंट्स आगे नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। उसके बाद जो टेरर ऑफ बंगाल है, जो वाटर आइकन है, हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फैल जाता है ये। इसके फ्लावर और इसके जो लीफ होते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन ये फैलता जिस तरीके से है वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी काम करता है ये। उसके बाद ये हमने स्ट्रक्चरल के पीछे देख ली हैं सारी, जैसे ब्रायोफिलम में बड्स बनती हैं, ऑफसेट वाटर आइकन में बनता है, वाटर आइकन तो ऑफसेट से ग्रो करता है, जिंजर अदरक में होते हैं, मतलब राइजोम अदरक में होते हैं जिंजर में। और पोटैटो के अंदर क्या होती है, आइज या फिर बड्स बोलते हैं इनको, जो कि नए प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, involves formation of the male and the female gametes either by same individual or by different individuals of the opposite sex हो सकता है इसमें क्या हो, दोनों के दोनों सेक्स हैं वो एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं, या फिर एक ही एनिमल के ऊपर भी हो सकते हैं, एक ही बॉडी के ऊपर, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकते हैं। तो वहां से अलग अलग गैमेट बनते हैं, और गैमेट जब क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं आपस में, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन होने की जो ये प्रोसेस है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। तो गैमेट्स हैं वो आपस में मिलेंगे और एक नया जो जाइगोट है वो बनेगा, सिंगल सेल बनेगी, और सिंगल सेल से ही नया जीव है वो विकसित होता है। इलेबोरेट का मतलब बहुत फैली हुई, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है जो प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होती है, काफ़ी सारी स्टेप्स में चलती हैं ये। और स्लो प्रोसेस मतलब बिल्कुल आराम से चलती हैं, किसके कंपैरिजन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आराम आराम से जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ऑफस्प्रिंग नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्व्स। जो ऑफस्प्रिंग है वो ना तो अपने जैसे एक ऑफस्प्रिंग दूसरे ऑफस्प्रिंग के साथ मैच करता है, ना ही वो अपने पेरेंट्स के साथ मैच करता है, वहाँ पे काफ़ी वेरिएशन पाई जाती हैं। जेविनाइल फेज, ये क्या होती है, स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब तक वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं हो जाता, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, उससे पहले की जो बर्थ से लेके उसके पहले की जो स्टेज होती है, इस स्टेज तक उसको हम क्या बोलते हैं, जेविनाइल फेज। और इसी फेज को प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। और ये फेज हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन की हो सकती हैं। उसके बाद है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें देखेंगे अलग अलग प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो वो प्लांट्स में या ऑर्गेनिजम्स में वो कैसे पाए जाते हैं। तो पहली कंडीशन है बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोसियस या फिर हर्मैफ्रोडाइट। तो ये सारे जो जितने भी नाम है बाइसेक्सुअल कंडीशन को शो करते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है 2 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, और यदि सेम बॉडी है तो होमोथैलिक कंडीशन बोलेंगे। थैलस क्या होता है,
वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर रूट स्टेम लीव्स हैं अलग अलग ना दिखाई दे, थैलोइड स्ट्रक्चर जैसे एल्गी एंड फंगस के अंदर होती हैं ये, तो वहाँ पे सेम ही एक स्ट्रक्चर है, एक ही बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मोनोसियस मतलब सेम बॉडी को बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट भी एक बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड होता है। इसमें क्या होता है, प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम प्लांट। तो इन कंडीशन में जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन होते हैं वो एक ही प्लांट या फिर एक ही एनिमल पे पाए जा सकते हैं। जैसे फंजाई हैं, प्लांट्स का कर्बीट्स हैं, कोकोनट हैं, ये ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल हैं जो कि 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। अर्थवॉर्म, स्पंज, टेपवॉर्म एंड लीच, ये कुछ एनिमल हैं जो कि बाइसेक्सुअल कंडीशन शो करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में कोई भी मेल या फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते, एक ही ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे केंचुआ एक ही होता है, ना कोई मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता, मतलब उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक या डायोसियस कंडीशन। ये ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या मिलेगा, अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। हेट्रोथैलिक का मतलब क्या होता है, अलग अलग थैलस मिलते हैं, एक मेल थैलस एक फीमेल थैलस। और डायोसियस का मतलब है टू बॉडीज, मतलब दो सेपरेट बॉडी पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स पे ही स्ट्रक्चर पाई जाएंगी। एग्जाम्पल है जैसे पपाया, डेट पाम और कॉकरोच। तो कॉकरोच एनिमल का है और ये दोनों प्लांट्स के हैं। और पपाया जैसे पपीता, यदि हम इसको उगाना चाहते हैं तो दो प्लांट हमको उगाने पड़ते हैं। यदि हमने सिंगल प्लांट उगा दिया और दो प्लांट भी मेल एंड फीमेल अलग अलग होने चाहिए तभी पपाया वहाँ पे प्रोड्यूस हो पाएगा। तो ये कंडीशन होती है इनकी। यदि हम सेपरेट, यदि आसपास में कोई प्लांट नहीं है तो इन्हीं को उगाना चाहते हैं, मतलब पपाया को, तो दो प्लांट हमेशा उगाने ही पड़ते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में एक तो मेल फ्लावर होता है जिसको स्टेमिनेट बोलते हैं क्योंकि उसके पास स्टेमन होता है। स्टेमन के दो भाग होते हैं, क्या, एंथर एंड फिलामेंट। और एंथर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मेल गैमेट होता है जो पोलन ग्रेन के अंदर होता है। और उसके बाद फीमेल फ्लावर को पिस्टलेट बोलते हैं क्योंकि उसको कार्पल लिए हुए है, वो कार्पल के अलग अलग भाग होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जो कि हम जो सेकंड चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम डिटेल से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल में आएगी, इनकी जिक्र है जो। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये क्या होती है, जेमिनल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली चेंजेज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, रिप्रोडक्शन कैपेबल होता है, तो उसके शरीर में बाहर से भी और कुछ उसके इंटरनल ऑर्गन भी अलग ढंग से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन आती हैं। रिप्रोडक्टिव फेज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये फेज भी अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइम पीरियड की हो सकती है, किसी में जल्दी हो जाती है, किसी में टाइम लेती है। कुछ अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना देखते हैं हम कुछ प्लांट्स में, जैसे बैम्बो स्पीसीज है, बांस की जो प्रजाति हैं, तो उनमें जो फ्लावर है पूरी लाइफ टाइम में एक बार ही फ्लावरिंग आती है, उनके फूल आते हैं। जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड आई। तो जैसे हम बैम्बू को उगाते हैं तो 50 से 100 साल तक तो कोई फ्लावरिंग वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, और यदि उसने एक बार फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर ली तो उसके बाद वो नए ऑर्गेनिजम्स है, नए सीड है वो बनाएगा और उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। तो बैम्बू के जो स्टेम है वो यूज करने लायक नहीं रहते हैं यदि वो फ्लावरिंग कर लेता है। तो जो भी हम बैम्बू यूज करते हैं तो वो उसकी वेजिटेटिव फेज में ही यूज किया जाता है। उसके बाद एक स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है जिसको नीला कुरेंजी बोलते हैं। इनके अंदर जो फ्लावर हैं वो 12 साल में एक बार ही आते हैं। फ्लावर ड्यूरिंग द सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर एक बार जो फ्लावरिंग है वो देखी गई है। और उसमें यदि 12 साल ऐड कर देते हैं तो 2018 के अंदर भी ये फ्लावरिंग है वो देखी गई है। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्स ऑफ द हिल एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेज। तो जो अलग अलग जो कर्नाटका, केरला है, ये जो इंडिया के स्टेट हैं, तो इनके अंदर जो पहाड़ियों में पाए जाते हैं ये प्लांट, और जब इनके फूल आते हैं एक साथ में तो ब्लू स्ट्रेचेज का मतलब नीली धारियां सी दिखाई देती हैं पहाड़ियों के ऊपर। और वो बड़ा ही अट्रैक्टिव सिनेरियो होता है जो कि बहुत सारे जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं, बहुत सारे जो यात्रियों को एक आकर्षण का केंद्र बनता है। और जब भी फ्लावरिंग होती है तो बहुत सारे यात्री हैं वहाँ पे इनको देखने के लिए आते हैं। उसके बाद है साइक्लिकल चेंजेस इन फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल एंड मैमल्स, जिनके अंदर प्लेसेंटा होता है जो कि फीटस और मैम जो मदर होता है उनके बीच में इंटरकनेक्शन करता है।
तो उनके अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस वो दिखाई देते हैं, जैसे ओस्ट्रियस साइकिल, तो इसमें हीटिंग पीरियड भी बोलते हैं। तो ये जो साइकिल है, अलग अलग साइकिल मतलब इवेंट्स है वो साइकिल में चलते हैं इन नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स। तो ये नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे एग्जांपल है काऊ, शिप, रैट, डियर एंड डॉग। तो इनके अंदर क्या होता है, हीटिंग पीरियड होता है, मतलब बॉडी है जो हर एक टाइम इंटरवल के बाद हीटिंग पीरियड शो करती है, जो कि उनके ब्रीडिंग सीजन को रिप्रेजेंट करता है। और जब तक ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो वो हीटिंग पीरियड इनके अंदर शरीर में रहता ही है। तो ये नॉन प्राइमेट्स मतलब प्राइमेट्स के अंदर मंकी आ जाते हैं और हमारे जो पूर्वज हैं वो आ जाते हैं। तो उनके अंदर जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जबकि नॉन प्राइमेट्स में ओस्ट्रियस साइकिल देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। तो इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो कि हम थर्ड चैप्टर है उनके अंदर डिस्कस करेंगे। जो अलग अलग फेजेज होती हैं इसके अंदर, ब्लीडिंग फेज भी होती है, प्रोलिफरेशन फेज होती है, ल्यूटल फेज होती है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि प्राइमेट्स के अंदर पाई जाती है। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, एग्जिबिट्स सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन दियर रिप्रोडक्टिव फेज। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये साइकिल हमने देखे हैं, ये केवल एक पार्टिकुलर सीजन में ये शो करते हैं, मतलब एक पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि जो कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं वो कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी पार्टिकुलर सीजन है वो जरूरी नहीं होता। उसके बाद हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखे हैं बैम्बू स्पीसीज के अंदर जो फ्लावरिंग होती है, तो ये फ्लावरिंग जो इस तरीके से होती है बैम्बू के अंदर, और जिसकी वजह से जो सीड वगैरह बनते हैं वो हम सीड ये देख सकते हैं, बैम्बू के सीड। और ये है नीला कुरेंजी, जो कि बहुत ही अच्छा एक सीनरी क्रिएट करता है। जब इनके अंदर एक साथ फ्लावरिंग होती है, 12 ईयर्स में एक साथ फ्लावरिंग करते हैं। और ये जो ब्लू चीज़ है वो हम देख सकते हैं नीला कुरेंजी के, जो कि केरला कर्नाटका जैसे स्टेट्स में एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो टूरिस्ट होते हैं उनके आकर्षण केंद्र बनता है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बड़ा इलेबोरेट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा विख्यात, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, एंड इसके अंदर एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो होता है अलग अलग इवेंट्स का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज करेक्टराइज्ड बाय, तो इसके अंदर क्या क्या मेन जो इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। पहला है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, और जब फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखी जाती हैं। उसके बाद 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस क्या क्या हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम पिक से भी इनको एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे प्री फर्टिलाइजेशन है, इसमें गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और उसके बाद गैमेट ट्रांसफर होता है। गैमेट ट्रांसफर के बाद जब दोनों गैमेट्स मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकती है, ये भी डिटेल में देखेंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस 2 प्रोसेस रहती हैं। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं वो देखते हैं। इंक्लूड ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो प्री का मतलब है पहले, फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले जो भी इवेंट्स होते हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके पास प्रेजेंट होता है। होमोगैमेट्स, तो गैमेट्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो होमोगैमेट्स मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं। सेम जैसे उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस बिल्कुल सेम दिखाई देगी, हम मेल एंड फीमेल गैमेट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जबकि हेटेरोगैमेट्स भी हो सकते हैं, जब दोनों के दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हम उनको कर सकें। जैसे मेल गैमेट्स हैं प्लांट के केस में उनको एंथ्रेजोइड बोला जाता है, जैसे पोलन ग्रेन और स्पर्म भी बोल दिया जाता है। फीमेल गैमेट्स को एग और ओवम बोल दिया जाता है। तो नाम है, फीमेल गैमेट को एग या फिर ओवम बोलेंगे। एंथ्रेजोइड्स जो वर्ड है वो मेल गैमेट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम गैमेटोजेनेसिस देख सकते हैं, 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, होमोगैमेट्स जिनको आइसोगैमेट्स बोलते हैं, आइसो मतलब सेम और गैमेट्स मतलब जो युग्मक हैं। तो जैसे क्लाइडोफोरा में हम देख सकते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट एक जैसे ही हैं, हम अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जबकि हेटेरोगैमेट्स में
जो ह्यूमन के अंदर हम देख सकते हैं, जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है। ओवम एक अलग डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर लिए हुए है और स्पर्म की एक अलग स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं, तो इनको हेटेरोगैमेट्स बोला जाता है। उसके बाद है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो कौन से प्रकार का सेल डिवीजन होता है जब गैमेट बन रहे होते हैं? तो दो प्रकार के सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं। पहला है माइटोसिस, जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, और ये इक्वेशनल डिवीजन वैसे तो सोमैटिक सेल्स में ज़्यादा दिखाई देता है जब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाना होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट से बिलोंग करते हैं, जिनकी प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड होती है। वैसे जो हायर प्लांट होते हैं उनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है, और उस केस में जब उनको हैप्लॉइड गैमेट बनाने होते हैं तो वो मियोसिस के दौरान जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो लोअर प्लांट्स जिनको बोलते हैं, तो उनके अंदर माइटोसिस पाई जाती है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे। उसके बाद है मियोसिस। मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसके अंदर जो डबल सेट है क्रोमोसोम का पेरेंट्स के पास, उसका सिंगल सेट रह जाता है। और इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनको वेस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं, तो उनके अंदर मियोसिस के द्वारा ही गैमेटोजेनेसिस होती है। एंड मोस्ट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड। तो खासकर जो ह्यूमन बींग्स हैं और हायर एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, तो उनके अंदर जब पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड होती है तो उस केस में भी जो गैमेट्स हैं वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं। तो स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो मियोसाइट्स कहलाती हैं, गैमेट मदर सेल्स, वो मियोसिस के दौरान जाती हैं। और मियोसिस एंड माइटोसिस ज़्यादा डिटेल में ये जो 11th क्लास है उसके अंदर आता है, सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ में, तो जिसके अंदर ये काफ़ी डिटेल में रहती हैं, प्रोसेस अलग अलग फेजेज होती हैं। तो माइटोसिस के अंदर 2 सेल बनती हैं जो इक्वल सेट क्रोमोसोम लिए होती हैं, और जबकि मियोसिस में 4 सेल बनती हैं, 4 डाटर सेल, और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो मियोसिस ज़्यादातर गैमेटोजेनेसिस में ही देखी जाती है। एट द एंड ऑफ मियोसिस, मियोसिस के एंड पे ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट्स। तो प्रत्येक जो गैमेट हैं उनके पास केवल एक सेट ही क्रोमोसोम का होता है। जैसे जो ह्यूमन है डिप्लॉयड सेट मतलब 46 क्रोमोसोम, और जो गैमेट बनेंगे तो 23 क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं 46 में से। तो एक सेट को हम 23 क्रोमोसोम बोल लेंगे, और 2 सेट है डिप्लॉयड है तो उसको हम 46 क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके बाद है, जैसे हम देख सकते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। स्टार्टिंग में डिप्लॉयड कंडीशन है, ह्यूमन का एग्जांपल है दोनों केस में, लेकिन जैसे ही एंड होएगा तो माइटोसिस में डिप्लॉयड डाटर सेल्स बनेंगी, और जबकि हैप्लॉयड डाटर सेल्स किसके अंदर बनती हैं? मियोसिस के अंदर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 सेल बनी हुई है, यहाँ पे कितनी है? 4 सेल की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद है जो क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स डिप्लॉयड, मतलब जो गैमेट मदर सेल्स होती है उनके अंदर डिप्लॉयड सेट होता है, जबकि जो गैमेट बनते हैं वो हैप्लॉयड होती हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल दे रखा है जो कि एनसीईआरटी में टेबल है, और ये टेबल बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें जैसे ह्यूमन बींग्स है तो इसके अंदर मियोसाइट्स डिप्लॉयड है तो 46 क्रोमोसोम है, और गैमेट के अंदर हैप्लॉयड कंडीशन मतलब 23, आधा कर देना है हमने क्रोमोसोम नंबर को। उसके बाद हाउस फ्लाई है, इसके अंदर 12 है जो डिप्लॉयड सेट है, और हैप्लॉयड के अंदर 6 आ जाते हैं। इसी प्रकार से रैट है 42, 21, डॉग के अंदर 78 से 39 इसके हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं जो कि गैमेट में पाए जाएंगे। उसके बाद कैट में 38 है और 19 इसके गैमेट्स में मिलेंगे। फ्रूट फ्लाई है 8, 4, ओपी ओपियोग्लोसम एक फरन होता है, टेरिडोफाइट में आता है ये, इसके अंदर 1260 डिप्लॉयड सेट के अंदर होते हैं, और 630 किस में होते हैं? हैप्लॉयड सेट में। एप्पल के अंदर 34, 17, और राइस के अंदर 24, 12, मेज के अंदर 20, 10, पोटैटो। तो यहाँ पे हमसे एक चीज़ पूछी जा सकती है कि क्रोमोसोम नंबर दे दिए जाएंगे हैप्लॉयड कंडीशन में तो उसका डिप्लॉयड का पूछ लिया जाएगा, या डिप्लॉयड का दे देंगे तो हैप्लॉयड का पूछ लिया जाएगा। तो गैमेट दे देंगे या फिर मियोसाइट पूछ लेंगे, और मियोसाइट दे के गैमेट का भी पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग जो हम क्रोमोसोम नंबर है वो याद रख सकते हैं इनमें, कि हैप्लॉयड में कितने होते हैं, डिप्लॉयड में कितने क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है प्री फर्टिलाइजेशन में, वो होती है गैमेट ट्रांसफर। तो जो गैमेट बने हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन। तो जो सक्सेसफुल ट्रांसफर मतलब गैमेट्स का जहाँ पे बने अलग अलग जगह पे बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स,
तो उनको एक जगह पे पहुंचाया जाता है ताकि वो दोनों फिजिकली कॉन्टैक्ट में आ सके। और ये बिल्कुल क्रूशियल क्रिटिकल का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फिजिकली एक दूसरे के पास पास लेके आया जाता है ताकि उनके बीच में फ्यूजन हो जाता है और वो फर्टिलाइजेशन को करवाते हैं। उसके बाद इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, वही मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाता है। एक्सेप्शन आर फ्यू, कुछ केसेज में जैसे फंजाई हैं, एल्गी हैं, इनमें दोनों के दोनों गैमेट्स में मोटाइल होते हैं, दोनों एक दूसरे के पास मूव करते हैं। इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वाटर इज मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं खासकर, उनके अंदर जो वाटर है वो एक मीडियम का काम करता है जो कि गैमेट ट्रांसफर में मदद करता है। इसलिए इनके जो ज़्यादातर एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर के पास ही मिलती है क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर मीडियम की जरूरत पड़ती है। नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन सेवरल थाउजेंड टाइम्स। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेल गैमेट्स हैं वो ज़्यादा नंबर में क्यों प्रोड्यूस होते हैं फीमेल गैमेट से, क्योंकि ज़्यादातर मेल गैमेट्स ही मोटाइल होते हैं, उन्हीं को मूव करके जाना होता है और बहुत सारे जो मेल गैमेट्स हैं वो रास्ते में फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचते पहुंचते। और इसी चीज़ को एक कंपनसेट करने के लिए, जो ये लॉस है इसी को कंपनसेट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन का जो सक्सेस रेशियो है उसको बढ़ाने के लिए मेल गैमेट्स हैं वो हमेशा ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं फीमेल गैमेट से। उसके बाद है पोलिनेशन। ये प्लांट्स में होती हैं, गैमेट ट्रांसफर ही होता है ये भी, जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन है मेल गैमेट्स को लिए होते हैं और ओविल के पास क्या होता है, एग होता है। तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन स्टेमन के एंथर पार्ट में बनते हैं, एंथर से उनको स्टिग्मा जो कि कार्पल का पार्ट होता है, रिसेप्टिव पार्ट, उसके पास पहुंचाया जाता है। और इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स जैसे पी, पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर सेड कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। तो बाइसेक्सुअल का मतलब है जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही जगह बनते हैं, एक ही फ्लावर में बनते हैं, तो एक साइड में एंथर होता है, वहीं पे थोड़ी दूर स्टिग्मा होता है। तो जैसे ही एंथर सेड होते हैं, सेड का मतलब जैसे ही एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो बाहर निकलते हैं एंथर बर्स्ट होके, तो वो एकदम से स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। वहाँ पे केवल मतलब ज़्यादा कुछ पोलिनेटर एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। पोलिनेटर एजेंट मतलब जो कि पोलिनेशन करवाते हैं, और ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट भी बोलते हैं, जो खुद की फर्टिलाइजेशन खुद ही करवाते हैं। जैसे पी है, पोलन ग्रेन्स, इनमें एकदम से स्टिग्मा के टच में आ जाते हैं। बट इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स, जो क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट होते हैं जिसमें एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन है दूसरे प्लांट पे जाता है, जिनके अंदर डाइस्विस कंडीशन आती है, मतलब मेल जो गैमेट हैं वो एक जगह पे बनते हैं, फीमेल गैमेट दूसरे प्लांट में बनते हैं, तो उसमें स्पेशलाइज्ड इवेंट हो जाता है पोलिनेशन, काफ़ी इलेबोरेट प्रोसेस होती है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, और जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है तो वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें से पोलन ट्यूब निकलती हैं और पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को लेके कहाँ पे पहुँचती हैं, ओव्यूल के पास। और वहाँ पे ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जो सेकंड चैप्टर में काफ़ी डिटेल में रहेगा, तो वो मेल गैमेट्स को वहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है, छोड़ देती है, और जहाँ पे एग होता है और मेल गैमेट और एग है जो वो फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन के अंडर को जाते हैं। इन डायोसिस एनिमल ऑर्गेनिजम्स मस्ट इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। जो एनिमल होते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल, जिनके अंदर मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं, तो उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के जो मैकेनिज्म है वो फॉलो किए जाते हैं गैमेट ट्रांसफर के लिए। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन, जो सेकंड इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी बिल्कुल महत्वपूर्ण इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, प्रोसेस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस के लिए हम कई बार जो फर्टिलाइजेशन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक रोटिफर, हनी बी एंड इवन सम लिजार्ड एंड बर्ड्स तुर्की। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जिसमें क्या कंडीशन पाई जाती है, जो फीमेल गैमेट होता है अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बगैर ही जो फीमेल गैमेट होता है वो डायरेक्ट इसमें
जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो बना लेता है। वैसे तो न्यू ऑर्गेनिज्म एक जाइगोट से बनता है, और जाइगोट कैसे बनता है, डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर है गैमेट फ्यूजन से। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन ही न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाता है। और प्लांट के केस में जब फ्रूट बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, उनमें सीड नहीं पाए जाते क्योंकि सीड फर्टिलाइजेशन से ही बनते हैं, तो उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। उसके बाद है, हम देख सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म मूवमेंट कर रहे हैं, और स्पर्म जैसे मूवमेंट करते हुए एग के पास जाएंगे, तो एग में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या करते हैं, अपना जो ये न्यूक्लियर मटेरियल है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, जाइगोट बनता है। और ये डबल सेट है क्रोमोसोम, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी एक सिंगल सेट है, एक क्रोमोसोम दिखा रखे है, और यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोमोसोम है। और जैसे ही स्पर्म ओम के पास पहुँचते हैं तो वो क्या करता है, अपना जो सिंगल सेट है ये और सिंगल सेट ये डबल सेट बना लेते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, वो जाइगोट बनाते हैं। उसके बाद हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन हनी बीज में पाया जाता है, जिसके अंदर जो क्वीन होती है वो डिप्लॉइड होती है, और ड्रोन वो हैप्लॉइड होते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है, यदि जो क्वीन है उसका एग फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होएगा ड्रोन से, तो उससे क्या बनती हैं, वर्कर बी बन सकती हैं, क्वीन भी बन सकती, मतलब आगे फीमेल बी भी बन सकती हैं। जबकि यदि एग अनफर्टिलाइज हो जाता है, मतलब वो ठीक ढंग से फर्टिलाइज नहीं होएगा, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होएगा, तो वो ड्रोन बना लेता है। तो ये पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। और हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन इसको बी के अंदर बोला जाता है, मक्खी के अंदर जो मधुमक्खी होती हैं। उसके बाद है वेयर डज सिनगैमी अकर, जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दो टाइप की होती है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एल्गी एंड फिशीज एज वेल एज एम्फीबियन, तो जो एल्गी जो शैवाल होती है, काई होती हैं, और जो मछली होती हैं, और खासकर जो मछलियों के साथ साथ जो एम्फीबियन होते हैं, मेंढक वगैरह, सैलमेंडर वगैरह, जो कि पानी और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर के अंदर होती है। एक्सटर्नल मीडियम वाटर का काम कर, वाटर उसमें एक्सटर्नल मीडियम का काम करता है, मतलब शरीर से बाहर दोनों गैमेट हैं वो फ्यूज होते हैं। ग्रेट सिनक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस, इसमें जो मेन कंडीशन होती है वो सेक्सेस जो भी ये लिबरेट किए जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स, जो मेल सेक्स गैमेट और जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनका एक टाइम पे सिक्रेट होना बड़ा जरूरी है। सिनक्रोनी का मतलब है एक समय पे होने वाली घटनाएं, तो इनके बीच में जो सेक्सेस हैं वो एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, और जो गैमेट हैं वो एक ही टाइम पे लिबरेट होने चाहिए वाटर के अंदर। और ये क्या करते हैं, रिलीज ए नंबर ऑफ गैमेट इनटू सराउंडिंग वाटर इन ऑर्डर टू इनहेंस चांस ऑफ सिनगैमी। तो इसमें दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एग हैं और स्पर्म है उनको वाटर के अंदर वाटर के अंदर रिलीज करते हैं, ताकि जो सिनगैमी है, जो फर्टिलाइजेशन है, उसके चांस को बढ़ाया जा सके। इन बोनी फिशीज एंड फ्रॉग वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, तो यही रीजन होता है कि जो मछलियां होती हैं, खासकर जो बोनी मतलब हड्डियों वाली मछलियां, जिनके अंदर जो है एंडोस्केलेटन हड्डियों का मिलता है, एंड फ्रॉग्स जो मेंढक होते हैं, उनके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा वो एग रिलीज करते हैं, स्पर्म बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू प्रीडिएटर्स थ्रेटनिंग दियर सर्वाइवल अप टू द अडल्टहुड। तो इसमें क्या रहता है कि जो जाइगोट वगैरह बनते हैं, जो यंग वंस बनते हैं वाटर के अंदर, तो उनके जो प्रीडिएटर्स होते हैं वाटर के अंदर जो शिकार करते हैं, तो उनके उन उनसे बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि उसमें जो पेरेंट्स हैं वो यंग वंस की केयर नहीं करते हैं उस केस में, तो जिसकी वजह से वनरेबल का मतलब होता है संभावना कि प्रीडिएटर्स हैं उनको मतलब अडल्टहुड तक पहुंचने से पहले ही उनको खत्म कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हालांकि प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं वो, लेकिन बहुत कम ही बच पाते हैं अडल्ट स्टेज तक आते आते। उसके बाद है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंजाई हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, तो ये हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पाया जाता है, खासकर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में। और फंजाई में भी देखने को बिलोंगिंग टू फंजाई हायर एनिमल्स, तो इनके अंदर ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इनसाइड द बॉडी होता है इसके अंदर। इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर भी जो ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं एंड एंजियोस्पर्म्स, तो इनके अंदर भी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल देखने को मिलती है। सिनगामी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है वो शरीर के अंदर होता है। एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज
विद द मेल गैमेट। तो जो एग है वो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर होता है, और गाइनोसियम पार्ट बोलते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो वहाँ पे जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स जो मेल गैमेट बोलते हैं जिसको मेल गैमेट, तो वो क्या है, एग के पास पहुंचता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करता है फीमेल बॉडी के अंदर ही। मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। तो इन केसेज में जो मेल गैमेट मोटाइल होता है जबकि फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है, जो कि केवल ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, खासकर प्लांट्स के अंदर। नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज एंड रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो स्पर्म है वो काफी नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। रीजन उसका यही रहता है कि उनको फीमेल गैमेट के पास पहुंचना होता है, जिसमें वो काफी सारे तो फेल हो जाते हैं, रास्ते में रह जाते हैं। तो सक्सेस रेशियो है जो फर्टिलाइजेशन का, उसको बढ़ाने के लिए नंबर ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इन सीड प्लांट्स नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गैमेट्स बाय पोलन ट्यूब्स। तो सीड प्लांट्स होते हैं जो कि सीड प्रोडक्शन करते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो नॉन मोटाइल जो मेल गैमेट होता है वो पोलन ग्रेन के द्वारा ही उसको, जैसे अलग अलग पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे विंड है, वाटर है, इंसेक्ट हैं, तो वो पोलन ट्यूब के पास, पोलन ट्यूब जो पोलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा के पास लेके जाते हैं, वहाँ पे जर्मिनेशन होती है, और जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब क्या करता है, जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट है उसको एग के पास लेके जाती है। उसके बाद है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस हमने देखे हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कोई कॉपुलेशन नहीं होता है, जबकि कॉपुलेशन के अंदर क्या किया जाता है, इंसेमिनेशन, जो कि गैमेट है वो ट्रांसफर किए जाते हैं, और ज़्यादातर एनिमल्स में देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कोई कॉपुलेशन नहीं होता, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कॉपुलेशन होता है, जिसके अंदर स्पर्म सेल्स को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर। बोथ गैमेट रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी इन एनवायरनमेंट। दोनों जो गैमेट्स हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज किए जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट है, स्पर्म सेल्स है, उनको फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किया जाता है। लेस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे चांसेस कम होते हैं फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि चांस प्रोसेस होती है ये, जो वाटर है किसी भी वे में मूव कर सकता है, और यहाँ पे चांसेस हैं जो फर्टिलाइजेशन के बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। मैनी एग सेल रिलीज, यहाँ पे एग सेल हैं काफ़ी रिलीज किए जाते हैं, यहाँ पे एग सेल बहुत ही कम नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, मेल गैमेट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जाइगोट डेवलप आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट, जो जाइगोट है वो बाहर डेवलप होता है, यहाँ पे जाइगोट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, फीमेल की बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसकी, और प्रोटेक्शन भी उसको वहाँ पे प्रोवाइड होती है फीमेल बॉडी द्वारा। ये ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल में होता है जहाँ पे वाटर मीडियम का काम करता है, यहाँ पे ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो की जाती है। नो स्पेशल ऑर्गन फॉर ट्रांसफरिंग स्पर्म सेल इनटू द वाटर, वाटर के अंदर मतलब जो स्पर्म सेल्स हैं उनको भेजने के लिए जो कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन एक पेनिस होता है, जो कि स्पर्म सेल्स को वजाइना, जो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक होता है, तो उसके अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं जो स्पर्म सेल्स पेनिस के द्वारा। उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो थर्ड इवेंट है, लास्ट इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल जाइगोट। तो इसमें सारे के सारे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट करते हैं, मतलब चाहे अडल्ट स्टेज में कितनी भी सेल हों, जैसे ह्यूमन के अंदर 10 रेज टू पावर, अडल्ट ह्यूमन के अंदर 10 रेज टू पावर 14 सेल होती हैं, वो सारी की सारी सेल एक सिंगल सेल जो जाइगोट है उसी से बनती हैं, फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये जाइगोट है ये एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, खास करके कहाँ पे, जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, जबकि फॉर्म्ड इनसाइड बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने पीछे भी टेबल में देखा था, जो जाइगोट है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर बनता है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑर्गेनिजम्स हैज एंड एनवायरनमेंट इट इज एक्सपोज्ड टू। तो आगे की जितनी भी डेवलपमेंट होती है जाइगोट की, तो वो ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में उसको किस एनवायरनमेंट में एक्सपोज किया जा रहा है उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जैसे इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी जाइगोट डेवलप्स ए थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज। तो जो एल्गी होती हैं, शैवाल होती हैं, और जो फंजाई होती हैं, कवक, इनके अंदर
जो जायगोट है वो अपने आप को एक थिक वाल, एक मोटी परत के अंदर अपने आप को रेजिस्ट कर लेता है। किससे? डेसिकेशन का मतलब होता है वाटर लॉस, उसमें से पानी है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और जिसकी वजह से वो डैमेज नहीं हो पाता है। इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, और ये जर्मिनेशन से पहले जो जायगोट या फिर सीड होता है वो एक रेस्ट स्टेज में चला जाता है, जिसको डोरमेंट स्टेज बोला जाता है। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोइड लाइफ साइकिल, जायगोट डिवाइड्स बाय मेयोसिस टू फॉर्म हैप्लोइड स्पोर दैट ग्रो इनटू हैप्लोइड इंडिविजुअल। जिन ऑर्गेनिज्म में हैप्लोइड लाइफ साइकिल पाया जाता है उसमें जो जायगोट है वो एकदम से मियोसिस के द्वारा हैप्लोइड स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट ग्रो इनटू हैप्लोइड इंडिविजुअल, जो कि आगे जाके जो हैप्लोइड इंडिविजुअल मतलब जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जो कि एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक टॉपिक आता है 11th क्लास में, उसमें जो हैप्लोइड डिप्लोइड लाइफ साइकिल, हैप्लोइड लाइफ साइकिल, तो जो हैप्लोइड लाइफ साइकिल शो करते हैं उसमें जायगोट में मियोसिस होती है। बाकी जो डिप्लोइड लाइफ साइकिल शो करते हैं उनमें जायगोट के अंदर माइटोसिस प्रोसेस ही आगे के आगे क्लीवेज वगैरह होते रहते हैं। जायगोट इज वाइटल लिंक दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। तो जो जायगोट होता है वही एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, मतलब एक पीढ़ी को नेक्स्ट पीढ़ी से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद है ये हम देख सकते हैं फीमेल के अंदर, जो फीमेल बॉडी के अंदर जब भी एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट दिखा रखी है खासकर फीमेल के अंदर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ओवरीज हैं फीमेल में वो ओव्यूलेशन करती है, ओवम रिलीज करती है, और उसके बाद जैसे ओवम रिलीज किया जाता है तो स्पर्म वहाँ पे एंट्री करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पर्म सारे हैं, और स्पर्म्स क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनेगा, जायगोट के अंदर क्या होगा? डिवीजन शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे अलग अलग स्टेज बनेंगी, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। तो ये जो जायगोट है, जायगोट से आगे की जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। मतलब जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फिटस बनता है, और फिटस के बाद यंग बेबी है जो डेवलप होता है मदर वॉर्म के अंदर इनसाइड द बॉडी, और उसके बाद पार्टुरेशन होती है, डिलीवरी, जो कि हम चैप्टर नंबर जो 3 रहेगा, जो 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में हम ये प्रोसेस डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना समझाया गया है कि जो जायगोट बनता है उसके बाद वाली जो प्रोसेस होती है वो एम्ब्रियोजेनेसिस में आती है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस देखते हैं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। तो जायगोट से जो एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है, भ्रूण विकसित होने की जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम में जो जायगोट है उसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं। जैसे वहां पे हमने देखा था मियोसिस सेल डिवीजन किन केसेज में? हैप्लोइड लाइफ साइकिल में। और जैसे जैसे सेल डिवाइड करती जाएंगी साथ में वो अपनी सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है एक सेल दूसरे से अलग होती जाएंगी और अपना अलग अलग काम है वो करती जाएंगी। सेल डिवीजन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेल डिवीजन से तो क्या होता है? सेल का नंबर इंक्रीज होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, और जबकि जो सेल डिफरेंशिएशन है वो क्या करती है? helps groups of cell to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an organism। तो जो सेल डिफरेंशिएशन है इसके द्वारा जो सेल है वो अलग अलग चेंजेस उसके अंदर होते हैं, जिसके द्वारा वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जैसे कुछ सेल हैं किडनी की सेल बन जाती हैं, कुछ ब्रेन की सेल बन जाती हैं, कुछ लंग्स की, तो अलग अलग अपने आप को चेंज कर लेती हैं, डिपेंड करता है कि उनको किस टाइप का काम करना है। उसके बाद है एनिमल आर कैटेगराइज्ड इनटू। एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, किस बेस पे? कि वो यंग वंस को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ओविपेरस, जो कि क्या करते हैं? फर्टिलाइज्ड एग को एक हार्ड कैल्शियस सेल के अंदर उनके जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कवर होता है, और जो एग हैं फिर वो लेइंग होती हैं, सेफ प्लेस में वो अंडे देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स खासकर उनमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है। और आफ्टर इनक्यूबेशन ऑफ पीरियड ऑफ इनक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, और जो अलग अलग इनक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें अंडे को सेया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, जैसे मुर्गी के अंदर हम देखते हैं तो जो 21 डेज होता है जैसे जो हैन के अंदर इनक्यूबेशन पीरियड, तो उसके बाद जैसे इनक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो जो यंग एक वंश होते हैं, यंग बेबी होते हैं, तो वो हैच आउट मतलब अंडे से बाहर निकल आते हैं। विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? जाइगोट डेवलप्स इनटू ए वन इनसाइड वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो जाइगोट है किन में डेवलप होते हैं? खासकर उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, खासकर उनमें, और
मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स भी इन्हीं में आ जाते हैं, और जो कि डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, कोई एग लेइंग का काम नहीं करते हैं। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ही जो अलग अलग स्टेजेस में जो डेवलपमेंट हो जाती है कंप्लीट, जब भी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है यंग वंस की, तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, किसके द्वारा? पार्टिट्यूरेशन प्रोसेस के द्वारा। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वन इज ग्रेटर। तो ये विविपेरस जो मोड है यंग वंस प्रोड्यूस करने का, ये बिल्कुल एडवांस है, क्योंकि इसके अंदर जो चांसेस होते हैं जो यंग वंस के बचे रहने के, वो लंबे रहते हैं। क्योंकि जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एग जब लेइंग किए जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि वो हर टाइम इंक्यूबेशन करते रहें। जो पेरेंट्स हैं वो जब भी अपने खाना पानी की तलाश में कहीं जाते हैं तो प्रीडेटर एग को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा देते हैं, किल भी कर देते हैं। तो इससे जो एडवांस तरीका होता है यंग वंस को प्रोड्यूस करने का, वो विविपेरस एनिमल्स का माना जाता है। तो पिक से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये ह्यूमन की प्रोसेस शो की गई है ताकि आसानी से समझ में आए, और ज़्यादातर हम उन प्रोसेस को ज़्यादातर एग्जाम्पल वही डिस्कस किए जाते हैं बायोलॉजी में जो कि आसानी से समझ में आते हैं। और जैसे जो प्लांट्स हैं, प्लांट के केस में कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो जाती हैं थोड़ी सी। जैसे कि जो हमने देखा था एग है वो ओवरी से रिलीज किया जाता है इससे पहले ही पिक में, उसके बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से अलग अलग 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, अलग अलग स्टेजेस आती हैं, और उसके बाद इम्ब्रियो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और हम देख सकते हैं अलग अलग प्रोसेसेस में जो यंग बेबी है वो अपनी शेप लेता जा रहा है, और एक टाइम के बाद वो जो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है तो फीमेल बॉडी से उसको जो डिलीवरी है बच्चे की वो हो जाती है, जिसको पार्टिट्यूरेशन बोला जाता है। उसके बाद है एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उनमें एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, हालांकि ये टॉपिक डिटेल में सेकंड चैप्टर में भी रहेगा, हम यहाँ पे बस एक जर्नल एक आइडिया डिस्कस करेंगे इसका। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जो जाइगोट है वो ओव्यूल के अंदर ही फॉर्म होता है, क्योंकि जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट को ओव्यूल के अंदर लेके आती है, एम्ब्रियो सैक के अंदर आके छोड़ती है, और ओव्यूल के अंदर फिर जो जाइगोट है वो बनना स्टार्ट होएगा, वो बन जाता है स्टार्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ही। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है जो फ्लावर के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे सैंपल सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स, एक्सेप्ट पिस्टल ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। तो पिस्टल के अलावा जो भी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर, कार्पल या पिस्टल बोलते हैं, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा एसेसरी वर्ल्स होती हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। विदर का मतलब है सूखना शुरू हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और डेड होने के बाद वो गिर जाते हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू द सीड। तो जाइगोट है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर, और जो ओव्यूल जहाँ पे डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। ओवरी क्या है? जो कि स्वोलन पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, तो वो आगे डेवलप होकर फ्रूट बनाती है, विच डेवलप्स ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जो कि आगे पेरिकार्प का मतलब एक आउटर कवरिंग बनाती है, फ्रूट के अंदर होती है पेरिकार्प, और पेरिकार्प के अलग अलग भाग होते हैं जैसे एपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प। तो इनका काम क्या होता है? फ्रूट को बचा के रखना भी होता है, और साथ में इनके अंदर फ्लैसी सब्सटेंस, एडिबल सब्सटेंस होता है, जो कि अलग अलग एनिमल्स हैं जब इन फ्रूट्स को खाते हैं तो सीड है वो इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स के जो सीड हैं वो अलग अलग जगह पे पहुंच के वहाँ पे नए नए एरियाज के अंदर जो प्लांट है वो फॉर्म होते हैं, मतलब सीड डिस्पर्जल प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो जो फ्रूट बनते हैं वो सीड डिस्पर्जल के लिए प्लांट के द्वारा बनाए गए होते हैं। उसके बाद आफ्टर डिस्पर्जल जैसे ही सीड फैल जाता है तो सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। जो सीड है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उस केस में वो नए नए जो प्लांट्स है उनको प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से जो जाइगोट है, जाइगोट से पूरी प्लांट बॉडी है वो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए फ्लावरिंग प्लांट में बनती है।